तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 में जो गणित का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसके पहले हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ी थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और अगर आप और सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? आज तक हमने संख्या को पढ़ा है, ठीक है। तो संख्या रेखा क्या होती है? देखिए, जैसे आपने संख्याओं को पढ़ा है तो संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम एक रेखा का प्रयोग करते हैं जिसको हम संख्या रेखा कहते हैं। देखिए, ये एक सामान्य रेखा ही होती है, जैसे कि हम रेखा जानते हैं। तो ये आपकी संख्या रेखा है। संख्या रेखा का ना तो कोई शुरुआती बिंदु होता है, ना तो कोई अंतिम बिंदु होता है, ठीक है। ये अनंत से शुरू होती है और अनंत पर ही जाके ख़त्म होती है। इसका जो मध्य बिंदु होता है इस रेखा को, उसको हम शून्य से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शून्य से प्रदर्शित। तो जो संख्या रेखा का मध्य बिंदु है इसको हम शून्य, ठीक है, 0 से लिखते हैं। शून्य के दाहिनी तरफ अगर हम देखें, ये आपका दायां तरफ है, ठीक है। अगर हम दाएं तरफ इसके देखें तो हमारी धनात्मक संख्या है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम दें तो शून्य के दाएं तरफ आपकी धनात्मक संख्याएं होती है जिनका हम प्रयोग करते हैं गणना में, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक संख्याएं। और इसके बाएं तरफ अगर हम देखें, शून्य के बाएं तरफ अगर हम देखें लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या होती हैं। जो ये धनात्मक संख्या है उसी का समझिए आप इमेज है यहाँ पे -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 और इस तरीके से ये भी अनंत तक चली जाती हैं, ठीक है। तो आपको संख्या रेखा का जो एक पिक्चर है वो समझ में आ गया होगा कि संख्याओं को जिस रेखा पर हम प्रदर्शित करते हैं उसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा का न तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है, क्योंकि अगर आप इधर से चलते जाएंगे ना, ऐसे -5, -6, -7, -1000, -2000 ऐसे अनंत तक, -लाख, -10 लाख ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और इधर भी इसी तरीके से लाख, 10 लाख, करोड़, अरब ऐसे बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ इसका मध्य बिंदु 0 होता है। 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। बाकी इसके दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं, इसकी बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो ये संख्या रेखा हो गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इन संख्या रेखा पर, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही होंगी 0, 1, 2, 3, इनके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है इन संख्याओं के बीच में, इधर भी इनके बीच में भी संख्याएं होती हैं। वो संख्याएं कैसी होती हैं? वो आपकी होती हैं जो दशमलव वाली संख्या होती है, भिन्नात्मक संख्याएं जो होती हैं। जैसे इन दोनों के बीच में आपका 1/2 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, ऐसे अनंत संख्याएं इसके बीच में आ सकती हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से अनंत संख्याएं इसके बीच में आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पूर्णांकों को लिखा गया है, जो पूरी संख्या भी मैं पूर्णांकों के बारे में बात करूँगा नीचे, ठीक है। तो इनके बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक है। इस तरीके से जितनी इधर धनात्मक उतनी ही इधर ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। आपको संख्या रेखा समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे पहले इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे? n से। इसका नोटेशन होता है n फॉर नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? तो प्राकृतिक संख्याएं होती 1 से शुरू होती हैं। ये वाली संख्या देखिए, संख्या रेखा पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। इनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और n से इसको दिखाते हैं। अब आप n में कभी मतलब प्राकृतिक संख्या में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के। अच्छा, अगर जैसे मान लो कोई आपको भिन्नात्मक संख्या मिल गई, ठीक है, जैसे मान लो 0.5 मिल गया या 1/3 मिल गया, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है पूरी संख्या होती है, ठीक है। भिन्नात्मक नहीं होती, ना तो दशमलव वाली होती है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे क्रम से। इसमें 0 नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है, ना तो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या आपका यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से आगे तक, ठीक है। इसके पहले वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और होल नंबर का जो नोटेशन होता है, यहाँ पे आप देखिएगा W है ना, तो यहाँ पे हम W लिख देते हैं होल नंबर का, ठीक है। और ये संख्या क्या होती है? देखिएगा, प्राकृतिक संख्या आपका कहाँ से शुरू होती थी? 1 से लेकर के अनंत तक, ठीक है। अगर इस प्राकृतिक संख्या में हम 0 को भी इंक्लूड कर लें, यानी कि हम यहाँ से शुरू करें 0 को ले करके, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है, होल नंबर हो जाएगा। देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो प्राकृतिक संख्या में नंबर आए थे सारे नंबर वहीं आएंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा? 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से लेकर के अनंत तक, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है। आगे चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इसको हम यहाँ पे आपका पूर्णांक क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो पूर्णांक होते हैं उनको हम क्या करते हैं? पूर्णांक का मतलब होता है 0 तक तो हमने ले लिया था पूर्ण संख्या में, अब हम इसको भी ले लेंगे ऋणात्मक संख्या। जहाँ से ऋणात्मक संख्या शुरू होती है, पूरी ऋणात्मक संख्या ये जो है सब,
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो पूर्णांक संख्या है इसको हम i से लिख सकते हैं, इंटीजर, तो बराबर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस में चाहे जितना भी हो, ठीक है, -4 -3 -2 -1 ऐसे करके फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे से अनंत तक। यानी कि ये कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे ख़त्म होती है ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो ऋणात्मक में आपकी ये होती हैं, देखो जो ऋणात्मक संख्या मैंने लिखी हुई हैं ये शून्य, और ये धनात्मक संख्या है जितनी भी मैंने लिखी हुई हैं ये सभी क्या हो जाएंगी, आपकी पूर्णांक हो जाएंगी। देखिए पूर्णांक में आपके भिन्नात्मक संख्याएं नहीं होती, इसको ध्यान रखिएगा, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, भिन्नात्मक नहीं होंगी, सिर्फ पूरी संख्या जैसे -4 -3 -15 -20 -21 -100 इस तरीके से, और इधर भी आपकी सभी पूर्णांक संख्याएं यानी कि जो भिन्नात्मक ना हो वह संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या जो है पूरी 0 और ये धनात्मक संख्याएं सभी पूर्णांक में आ जाती हैं। अब आते हैं, बात हम करते हैं परिमेय संख्याओं की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिमेय संख्या, और इसका आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिएगा, ये तो पहले मैं परिभाषा बता देता हूँ, फिर आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे आप हमेशा समझ पाएंगे कि कौन संख्या परिमेय है कौन सी नहीं। पहले परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएँ जहाँ Q जो है 0 नहीं है तथा P व Q पूर्णांक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। बात को समझिएगा, जब आप अंश और हर के रूप में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में कोई भी संख्या को लिखते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन को लिखते हैं, तो आपका परिमेय संख्या हो जाती है, यानी कि रैशनल नंबर हो जाता है। शर्त क्या है कि जो आपका ये डिनोमिनेटर है यानी कि जो आपका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। देखिए पूर्णांक अभी मैंने आपको बताया, पूर्णांक क्या होता है, माइनस नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में जितनी भी संख्याएँ हैं भिन्न वाली संख्याओं को छोड़ करके 0, और आपकी धनात्मक जितनी संख्याएं हैं सिर्फ भिन्नात्मक वाली संख्या को छोड़ करके आपकी सभी पूर्णांक होंगी। ठीक है, इस तरीके की जो संख्या है, जो पूरी संख्या है उनको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। आइएगा कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा, हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपका जो हर है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी पूर्णांक होता है, मैंने आपको बताया, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और साथ ही P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन आपका ये जो हर है ये 0 ना हो, क्योंकि 0 पूर्णांक है, लेकिन 0 वाला पूर्णांक ना हो, बल्कि ये जो आपका अंश है ना ये 0 हो सकता है, जो आपका न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है, लेकिन ये नीचे वाला Q जो है वो 0 नहीं हो सकता है। इसको, ये विशेष कंडीशन है, इसको छोड़िएगा मत, इसको याद रखिएगा। और ये भी आइएगा देखते हैं, उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लो हमने लिख दिया 4/3। ठीक है, हमने बताया था कि 4, 1 2 3 4 5 ये सब धनात्मक संख्याएं होती हैं, मतलब पूर्णांक होते ही हैं, और 3 भी पूर्णांक है, तो देखो P/Q के रूप में है, साथ ही यहाँ पे शून्य नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मान लो 0/5 है। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया कि P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक है, और साथ ही जो आपका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखो 0 है भी नहीं, अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं होना चाहिए, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब कि सॉरी परिमेय संख्या है। अब देखिएगा 4 सही 5/3, इसको आप बदलना जानते हो, फ्रैक्शन में इसको बदल देंगे, 4 3 12 और 5 17/3। 17/3 भी आपका एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखिए 17 भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे हर में 0 है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 17 का पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक भिन्न, मैं आपको दिखाता हूँ, 13/-13/0। अब देखिएगा यहाँ पे -13 तो आपका पूर्णांक है, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जो पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या होगी, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है परिमेय संख्या में कि आपका जो हर है यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखिएगा, बात सुनते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने लिख दिया 13 -13 मान लो लिख दिया, तो देखिएगा यहाँ पे आपको सिर्फ ऊपर ही दिखाई दे रहा है, इसमें बट्टे में तो कुछ है नहीं। देखिए जब भी बट्टे में कुछ नहीं रहता, वहाँ पे हम बट्टे में 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे फिर इतना ही आएगा। अब देखो यहाँ पे -13 भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और 1 भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं -7/5 का। सीधी सी बात है, -7 भी एक पूर्णांक संख्या है, 5 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, अब देखिएगा, अब जैसे कुछ एग्जांपल और भी हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 1/0, क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन परिमेय संख्या की उदाहरण में हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे जो इसका हर है 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, √4।
देखिए अगर रूट 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, रूट 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा ना, मतलब 4 का अगर हम वर्गमूल निकालें 2 आएगा। अच्छा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या कैसी होती है। साथ ही अभी मैं आपको अपरिमेय संख्या पढ़ाऊँगा अलग से, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे बात को समझिएगा, जैसे यहाँ पे हाँ एक चीज़ मैं देता हूँ, जैसे मान लो रूट 2 है, तो 2 का जो वर्गमूल है वो हम सीधा सीधा नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वो दशमलव में आएगा, ठीक है। तो इसलिए जिसका भी वर्गमूल जो है वो एक, जैसे मान लो कि यह है रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक है, तो जिसका भी वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं होता है उसको हम अपरिमेय संख्या मानते हैं। तो रूट 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरीके से रूट 3 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, रूट 5 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, रूट 6 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, रूट 7 भी अपरिमेय है, रूट 8 भी अपरिमेय है, और यहाँ पे देखिएगा रूट 9, देखो 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 आएगा, एक पूर्णांक हमें मिल गया, ठीक है। जब भी पूर्णांक मिलेगा या पूर्ण संख्या मिल जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसी कोई भी संख्या आप ले सकते हो जिसका वर्गमूल निकालें और एक पूर्ण संख्या आपको मिल जाए तो वो आपका परिमेय होगा। अगर नहीं मिलता है, दशमलव में आता है, तो उसको हम अपरिमेय बोलेंगे। अपरिमेय मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप परिमेय को समझते रहिए कि अगर कोई संख्या भी लिखी है, जैसे मान लो 7 लिखा है, तो आपको 7/1 लिख सकते हो, दोनों पूर्णांक है इसलिए परिमेय हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको परिमेय जो है एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका कहने का मतलब समझिएगा, जैसे आपको मैंने संख्या रेखा बताई हुई थी और मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि 2 संख्याओं के बीच में, जैसे 1 और 2 हैं, इनके बीच में अनंत संख्याएं होती है, भी मैंने आपको संख्या रेखा पर पढ़ाया हुआ था। अब देखिएगा क्या एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कि परिमेय संख्या हो जाएगी। अब कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित यानी कि असंख्य, अपरिमित अनंत रूप से अनेक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिएगा कैसे, जैसे 1 और 2 है, इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी, कौन कौन सी, मैंने आपको बताया था कि पहला तो 1/2 ही हो जाएगा इसके बीच में, ठीक है। और भी संख्या आप निकाल सकते हो, जैसे 1 और 2 के बीच में पहली संख्या अगर हम निकालें तो इन दोनों को पहले जोड़ लो, 1 और 2 को जोड़ करके क्या करो, 2 से भाग कर दो, ठीक है। इसको यानी कि 2 भागों में बांट दो, तो 1 3 हो जाएगा, 3/2 भाग करोगे तो 1.5 आएगा, कितना आएगा, 1.5 आएगा, और 1.5 जो है इसके बीच में कहीं पर आएगा, कितना आएगा, 1.5 जो है इसके बीच में कहीं पर आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब देखिएगा दूसरी संख्या अगर आपको निकालनी हो तो क्या करेंगे, देखो हमारा जो भिन्न आया था 3/2 आया था या फिर 1.5 हुआ था ना। अब हम क्या करेंगे, 1 और 1.5 यानी 1.5 का मतलब कितना है, 3/2 ही तो है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3/2 के बीच क्या करेंगे, 1 और 3/2 को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, तो 1 और 3/2 के बीच में संख्या आ जाएगी जो कि 1 और 2 के बीच की संख्या होगी। तो जोड़ते हैं, ये देखिएगा 1 और 3/2 को जोड़ेंगे तो आपको भिन्न का जोड़ आना चाहिए, 2 1 के 2 और 3 जुड़ जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, और बट्टे में 2 है तो इसको हल करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, जो कि आपका 1.4 दूनी 8 4 पंचे 1.25 आएगा, जो कि इसके बीच में कहीं पे यहाँ पे आएगा 1.25। इस तरीके से फिर आपका 5/4 आपको मिल गया, तो 1 और 5/4 को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, फिर एक संख्या इसी के बीच में आ जाएगी। इस तरीके से अनंत तक आप संख्या निकाल सकते हो और अनंत संख्या आपको इसके बीच में मिलेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, 3/2 और 2 को जोड़ करके 2 से भाग कर दोगे तो इसके बीच में आपको एक संख्या मिल जाएगी। मतलब कि आप इस तरीके से बार बार जोड़ते जाओगे ना तो आपको इसी के बीच में अनंत संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये आप समझ गए, और निकालना भी ट्रिक यही, आपको क्वेश्चन भी अभी आगे मिलेगा निकालने के लिए, यही ट्रिक यूज आएगी कि जैसे 2 परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो उनको जोड़ लो और 2 से हमेशा डिवाइड करना होता है, तो जो भी संख्या आएगी वो उनके बीच की एक संख्या होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, बिल्कुल सही है। देखिएगा प्रत्येक पूर्ण संख्या, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे संख्या रेखा मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। देखिएगा इसका मध्य बिंदु 0 होता है, इधर -1, इधर -2, इधर 1, इधर 2, इधर 3। अब सुनिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होती है ना, पूर्ण संख्या 0 को लेकर होल नंबर, ठीक है, यहाँ से 0 से लेकर के इन्फिनिट तक, ठीक है। और एक प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, मैंने आपको बताया था 1 से लेकर के अनंत तक। अब देखिएगा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या में आपका क्या आएगा, 0 भी आएगा, ये पूर्ण संख्या ना, ये पूर्ण संख्या है, और ये क्या है, प्राकृत संख्या है। अब देखिएगा तो पूर्ण संख्या में 0 भी आ रहा है,
क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कथन असत्य हो जाएगा। सिर्फ एक संख्या ऐसी है जो इसमें नहीं आता है, मतलब कि एक संख्या सिर्फ 0 ही ऐसी है जो कि प्राकृत नहीं है, इसलिए कथन गलत हो गया। बाकी जितनी भी आप प्राकृत संख्या 1 देखोगे, 1 पूर्ण भी है, प्राकृत भी है, 2 पूर्ण भी है, प्राकृत भी है, 3 पूर्ण भी है, प्राकृत भी है, ठीक है। सिर्फ 0 ऐसी है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है, इसलिए कथन असत्य होगा सिर्फ एक संख्या की वजह से। बाकी अनंत तक जितनी संख्या देखोगे सभी पूर्ण भी हैं, प्राकृत भी हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, मैंने आपको बताया पूर्णांक का मतलब जैसे आपको देखने में पूरी संख्या लगे, कोई दशमलव ना हो, कोई भिन्नात्मक ना हो, तो पूरी संख्या है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे -2 है, तो -2 को हमने देखा ये पूर्णांक है -2। अच्छा क्या परिमेय है? मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके संख्या लिखी हो उसके बटे में आप 1 लिख दीजिएगा तो आपको दिखेगा ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या है। कोई भी आप पूर्णांक ले लो, 0 ले लेते हैं, 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, बस अंश में तो 0 हो ही सकता है, हर में 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो अंश में हर में 0 है भी नहीं, तो ये पूर्णांक हो जाए, मतलब परिमेय संख्या हो जाएगी। आप कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने 16 ले लिया, 16 बटे में 1 परिमेय संख्या हो गई, पूर्णांक है, परिमेय संख्या हो गई। तो जितनी भी आप पूर्णांक देखोगे सभी क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ऐसा नहीं है। देखिएगा जैसे मान लो 7 है, 7 तो एक परिमेय संख्या क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं और ये परिमेय है, ये पूर्णांक भी है, ठीक है। लेकिन जैसे 1/2 है, 1/2 क्या है? ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या, लेकिन ये पूर्णांक नहीं, क्योंकि इसको आप बदलोगे तो 0.5 आएगा, क्या आएगा? 0.5। और मैंने बताया था पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरी संख्या हो, कोई भी दशमलव ना हो, कोई फ्रैक्शन ना हो, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? आपका पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए असत्य हो जाएगा। यानी कि जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्णांक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि पूर्णांक ही हो, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया हो गया? चलिए आगे चलते हैं।